हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। मेरा नाम है अंशुल गुप्ता और आज हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, इसको शॉर्ट में COM लिख देते हैं। तो याद रखना कि COM लिखा हुआ है तो कौन से थ्योरम की बात हो रही है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, then the linear momentum of a system will remain conserved। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम किसी सिस्टम का चेंज नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है तुम बोलोगे? तो समझो, हमने न्यूटन्स लॉज में पढ़ा था कि नेट फोर्स किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जितना ज्यादा नेट फोर्स होगा उतना तेजी से मोमेंटम चेंज होगा। हर सेकेंड मोमेंटम चेंज होता जाएगा अगर नेट फोर्स की कुछ वैल्यू होगी तो। ओके, तो ये जो नेट फोर्स है ये दो तरह के होते हैं, इसको सीख लो। एक होता है सम ऑफ, बच्चों ये समेशन का साइन होता है, सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस, जितने सिस्टम के अंदर के फोर्सेस हैं। ठीक है, जैसे कार चलती है ना तो इंजन का जो फोर्स लगता है व्हील के ऊपर, समझ रहे हो? आप चेयर पे बैठे हो तो आपका फोर्स चेयर पे, आपने हैंडल को पकड़ा हुआ है तो आपका फोर्स हैंडल पे। तो एक होता है सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्स और दूसरा होता है सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स बच्चों कार पे कौन कौन से हैं? ग्रेविटी नीचे की तरफ, नीचे से जमीन से लगने वाला नॉर्मल, ग्राउंड से लगने वाला फ्रिक्शन, ये सारे एक्सटर्नल फोर्स में आते हैं। तो अगर हम इसको प्रॉपरली लिखें तो हमें लिखना चाहिए सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्स प्लस सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स। किसमें मदद करेंगे? कार के मोमेंटम को चेंज करने में, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो एक चीज मुझे आज बतानी है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑलवेज इक्वल टू 0। इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा 0 हो जाता है। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों? भाई ऐसे सोचो कि तुम कार की चेयर पे बैठे हो तो चेयर पर लग रहा है फोर्स नीचे की तरफ और तुम पर चेयर उतना ही फोर्स ऊपर लगा रही है। अगर तुम हैंडल को पकड़े हो और तुमने उसे नीचे की तरफ दबा रखा है तो हैंडल पर लग रहा है फोर्स नीचे की तरफ और तुम्हारे हाथों को उतना ही सपोर्ट ऊपर की तरफ मिल रहा है। अगर इंजन का एक्सेल घूम रहा है, ठीक है, वो पहिए पर फोर्स लगा रहा है तो पहिया उतना ही फोर्स इंजन के ऊपर वापस भी लगा रहा है। तो इंटरनल फोर्स का क्या है कि तुमने पढ़ा होगा, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कहता है टू पार्टिकल्स ऑलवेज अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। तो फोर्स अप्लाइड बाय पार्टिकल 1 ऑन 2 जितना है उतना ही फोर्स 2 और 1 पर लगाएगा उल्टी डायरेक्शन में। दो चीजें हमेशा एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। तो इंटरनल फोर्स जितने भी हैं उन सबको जब ऐड करोगे तो हमेशा 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 के लिए क्या आएगा? 0। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल फोर्स, अंदर के फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, कैन नॉट चेंज मोमेंटम। इंटरनल फोर्सेस मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते। इंटरनल फोर्सेस। और अच्छा एग्जांपल लूं, तुम कार के अंदर बैठ के कार को धक्का लगाने की कोशिश करो। ठीक है, कार के अंदर बैठ के कार को धक्का लगाने की कोशिश करो, कभी भी कार मूव होगी आगे या पीछे? कभी नहीं मूव होगी। लेकिन वहीं तुम कार के पीछे आ जाओ, हैंड ब्रेक डाउन कर दो, थोड़ा सा धक्का मारोगे, कार आगे बढ़ जाएगी। इतनी भारी कार तुम मूव करा दोगे। ठीक है, अगर तुम कार के पीछे खड़े हो सकता है कभी कार को धक्का भी लगाया हो तुमने। लोग बाहर खड़े होकर कार को धक्का लगा सकते हैं। कभी देखा है कोई कार के अंदर बैठा हो और कार को धक्का लगा के स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हो? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा हमेशा 0 होगा। तो तुम बोलोगे सर कार का इंजन तो कार को चला देता है।
बच्चों कार का इंजन वर्क जरूर करता है, इंटरनल फोर्स वर्क कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, पर मूव नहीं करा सकते। अगर तुम कार को एकदम स्मूथ सरफेस पे खड़ा कर दो, एक बड़ी सी बर्फ की सिल्ली के ऊपर खड़ा कर दो कार को और फिर बोलो कि कार चलाओ, ठीक है, तो तुम देखोगे कि कार के पहिए घूम रहे हैं, इंजन वर्क कर रहा है, धुआं निकल रहा है, कार आगे नहीं जा रही है। अगर परफेक्टली स्मूथ सरफेस पे कार को खड़ा कर दें, बर्फ की तो तब भी थोड़ी बहुत फ्रिक्शन होती है, अगर परफेक्टली स्मूथ सरफेस पे कार को खड़ा कर दें तो कितना भी इंजन चलाते रहो, तुम एक्सेलरेटर दबाते रहो, धुआं निकलता रहेगा, एनर्जी स्पेंड हो जाएगी, लेकिन कार मूव नहीं करेगी। कार के मूव करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स, जो कि होता है फ्रिक्शन फोर्स। जब कार का पहिया पीछे की तरफ घूमता है तो उस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है और कार आगे बढ़ती है। तो हो सकता है ये बात तुम्हें अभी पता चली हो कि कार जब आगे बढ़ती है, आगे एक्सेलरेट करती है, तो फ्रिक्शन उस पर पीछे नहीं लगता है, फ्रिक्शन उस पर आगे लगता है। कार का पहिया जब बच्चों गोल गोल घूमता है ना, ऐसे घूमता है, तो इंजन बस इसको घुमा सकता है, आगे नहीं बढ़ा सकता। इंजन कभी कार के पहिए को आगे नहीं बढ़ा सकता। ये जब इंजन इसको ऐसे घुमाता है, ये जमीन पर जो पोर्शन टच में होता है वो पीछे जाने की कोशिश करता है। ऐसे घूमेगा ना तो ये पोर्शन पीछे जाएगा, स्लिपिंग पीछे की तरफ होती है, तो फ्रिक्शन किधर लगता है? आगे। तो दो चीजें बता दी इतनी देर में मैंने कि एक तो एक्सेलरेट करती है जब कार, तो फ्रिक्शन किधर लगता है? आगे। दूसरा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कार मूव नहीं करेगा। अगर तुम नहीं चल सकते ग्राउंड पर, अगर तुमको बोलूं मैं चल के दिखाओ एक ग्राउंड पर जिस पर फ्रिक्शन नहीं है, तो तुम अपनी ही जगह चलते रहोगे, तुम्हारे पैर ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ोगे। आगे बढ़ने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है। तो क्या याद रखना है यहां से कि इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज द मोमेंटम। ओके, अगर एक बार बॉडी रेस्ट पर आ गई, इंटरनल फोर्सेस उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस आगे नहीं बढ़ा सकते, तो फिर कौन बढ़ाता है आगे? एक्सटर्नल फोर्सेस। तो बेसिकली ये जो हम लिखते हैं नेट फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन सबको जोड़ लें अगर, तो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस लिख दूं, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या करते हैं? मोमेंटम को चेंज करते हैं। तो इट इज द एक्सटर्नल फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मोमेंटम। मोमेंटम चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत होती है। याद रखोगे? ठीक है, कार वाले एग्जाम्पल से याद रहेगा। ठीक है, कार के अंदर बैठ के कार को धक्का नहीं लगा सकते, कितने भी ताकतवर लोग कार के अंदर बिठा दो, फिर बोलो धक्का मार के दिखाओ, वो मूव नहीं कर सकते कार को। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से याद रखना। तो मोमेंटम कौन चेंज करता है? एक्सटर्नल फोर्सेस। तो यही थ्योरम कहती है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स भी क्या हो जाए? जीरो, एफ एक्सटर्नल इज ऑल्सो जीरो। या तो एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, और अगर है तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, एक आगे लग रहा है एक पीछे लग रहा है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो है, या एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, थ्योरम तो बोलती है ही नहीं, लेकिन उसका दूसरा भी मीनिंग निकाल सकते हैं हम। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, लिख दूं, इफ एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो है या नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, देन मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज कितना होगा? जीरो होगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो तुम बोलोगे सर dp इक्वल्स टू जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है, इसका मतलब मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा, मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग। अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे हम? जितना मोमेंटम था इनिशियली उतना ही मोमेंटम सिस्टम का रहेगा फाइनली। इतनी सी थ्योरम है। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। आई बात समझ में? हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचें। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका सबसे आसान है समझने के लिए, जो तुमने कहीं ना कहीं मूवीज में देखा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं गेमिंग में फील किया होगा
कि जब भी एक गन से या एक राइफल से, ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे पास स्नाइपर राइफल है, ठीक है, और स्नाइपर राइफल, अच्छा सबको नहीं पता होगा क्या, पबजी तो सब थोड़ा बहुत खेले ही है, ठीक है, वरना कोई और गेम खेले होगे। तो जब भी, सर कौन सी गन बना रहे हो, ये खतरनाक आप, ठीक है, जब भी किसी राइफल से एक बुलेट फायर होता है, बुलेट पहले राइफल के अंदर रेस्ट पे रहता है, ठीक है, तो जब भी बुलेट फायर होता है तो इस केस में एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। आप गन को एकदम टाइटली पकड़े हो, गन को आगे तो नहीं फेंक रहे, पीछे तो नहीं फेंक रहे, गन को एकदम टाइटली पकड़े हो, और फिर आपने धीरे से अपना ट्रिगर दबाया। अब ट्रिगर दबाया तो जितना फोर्स आपने ट्रिगर पे पीछे लगाया, हथेली से आप उतना ही सपोर्ट भी दिए हुए हो। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने ट्रिगर दबाने में कोई बहुत एक्सटर्नल फोर्स दे दिया, ऑलमोस्ट 0 फोर्स ही दिया आपने। ट्रिगर तो थोड़ी सी ताकत से दब जाता है, ऊपर से आप हथेली से सपोर्ट दे रहे हो तो आगे की तरफ भी उतना फोर्स लगा रहे हो। तो जब आप बंदूक का ट्रिगर दबाओगे तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नेग्लिजिबली 0 है, लेकिन अंदर एक ब्लास्ट होता है, अंदर एक ब्लास्ट होता है छोटा सा, ठीक है, ओके। और जब ब्लास्ट होता है तो एक एनर्जी जनरेट होती है, और एनर्जी जनरेट होती है तो बुलेट को एनर्जी मिलती है आगे की तरफ। आप देखोगे थोड़ी सी देर में बुलेट जो है यहां से निकल के यहां पहुंचेगा और बहुत हाई वेलोसिटी से आगे जाएगा v1 से, ठीक है। तो बुलेट v1 वेलोसिटी से आगे जाएगा, और आपने रियलाइज किया हो या मूवी में देखा हो, जब बुलेट तेजी से आगे जाएगा तो ये राइफल को पीछे की तरफ रिकॉइल मिलता है v2। बुलेट आगे की तरफ जाता है और राइफल को पीछे की तरफ रिकॉइल मिलता है, ठीक है। तो वो जो रिकॉइल होता है वो क्यों होता है? वो रिकॉइल इसलिए होता है क्योंकि इंटरनल जो ब्लास्ट हुआ, ठीक है, जो भी वहां पे ब्लास्ट हुआ छोटा सा, बुलेट के पीछे एक्सप्लोजिव्स रहते हैं, उन पे पिन आके टकराती है, वो फटते हैं, जलते हैं, ब्लास्ट होता है, छोटा सा होता है वो ब्लास्ट, लेकिन गन के अंदर होता है। और उस ब्लास्ट से जो एनर्जी आई उससे वर्क तो होगा, इंटरनल फोर्सेस वर्क कर सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं। बुलेट को कितनी एनर्जी मिल गई, गन को भी कुछ एनर्जी पीछे की तरफ मिली, लेकिन इंटरनल फोर्स क्या नहीं कर सकते, मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते। इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज मोमेंटम। तो इसका मतलब ब्लास्ट होने से जस्ट पहले जब सब कुछ रेस्ट पे था तो मोमेंटम कितना था, 0, और ब्लास्ट होने के जस्ट बाद जब बुलेट आगे जा रहा है और गन पीछे की तरफ रिकॉइल हो रही है, तब भी मोमेंटम कितना रहेगा, 0। जितना मोमेंटम लेके बुलेट आगे जाएगा उतना ही मोमेंटम लेके राइफल पीछे आएगी। बोलोगे सर राइफल तो धीरे से पीछे आती है, बिकॉज उसका मास बहुत ज्यादा है। राइफल का मास बुलेट के कंपैरिजन में 10, 50, 100 टाइम्स भी हो सकता है, बहुत भारी भारी राइफल भी होती है, ठीक है। तो चूंकि वो इतना हैवी है इसलिए उसकी वेलोसिटी बहुत कम आती है। मैं लिख के दिखाता हूं इस केस में, ठीक है, इसको बोलते हैं रिकॉइल का केस। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के 3 मेन एप्लीकेशन में कोलिजन रहेगा, एक्सप्लोजन रहेगा, रिकॉइल रहेगा। तो रिकॉइल तो मैंने यही समझा दिया। अंदर वैसे छोटा सा एक्सप्लोजन भी हुआ, एक्सप्लोजन के केस में भी सेम सिचुएशन, सेम इक्वेशन काम कर जाएगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल 1 में मैंने क्या बोला कि इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर रहेगा, फाइनल मोमेंटम किसके, बुलेट के या राइफल के, नहीं नहीं नहीं, पूरे सिस्टम के। वो जो ब्लास्ट हुआ ना वो पूरे सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, बुलेट प्लस राइफल का इंटरनल फोर्स है, ठीक है। तो चूंकि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर 0 है तो आप फटाक से क्या यूज कर सकते हो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। बहुत ही आसान इक्वेशन है। इनिशियली ट्रिगर दबाने से जस्ट पहले इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 था। भाई कोई दौड़ते दौड़ते गन चला रहा है तो थोड़ा बहुत मोमेंटम हो भी सकता है, लेकिन इनिशियली जब आप गन चलाते हो, ज्यादातर तो खड़े होकर गन चलाते हो, तो इनिशियल मोमेंटम 0 और फाइनल मोमेंटम बुलेट का कितना है, मान लेते हैं बुलेट का मास है m1 और राइफल का मास है m2। तो फाइनल मोमेंटम बुलेट का है m1 v1 i कैप,
आई कैप लगाना जरूरी है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। प्लस राइफल का मोमेंटम कितना है, m2 इंटू माइनस v2 आई कैप, क्योंकि उसको तो पीछे की तरफ मिलेगा ना रिकॉइल वेलोसिटी। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम, और चूंकि इनिशियल 0 था तो m1 v1 माइनस m2 v2 पूरे का आई कैप मस्ट बी इक्वल टू 0। और अगर ये 0 है तो बच्चों आपकी इक्वेशन आ जाएगी m1 v1 बराबर m2 v2। कई लोग इसको याद ही कर लेते हैं, विच इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि इसको मैं घुमा के भी दे सकता हूँ क्वेश्चन और आंसर उस केस में इससे थोड़ा डिफरेंट आएगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए पहले एग्जाम्पल के लिए आई थिंक एकदम सही है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता इंटरनल फोर्सेस के दम पे, नो मैटर कितने स्ट्रांग इंटरनल फोर्सेस हो। तो अगर ये बात समझ में आई है तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इस पर कैसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है। ओके बच्चों, तो पहले ना समझाने से पहले ही मैं वो केस ले लूं जो मुझे लगता है आप गलत कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं कंफ्यूजन्स को ही क्लियर कर लूं, ठीक है, उससे ना आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, एंड यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज क्वेश्चंस। तुमको इनके बीच डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1। इफ अ बुलेट ऑफ मास m, स्मॉल m, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, उसका मास लिखा है कैपिटल M, विद वेलोसिटी v, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तुम बोलोगे सर अभी अभी तो करके दिखाए थे, वैसे ही कर देंगे। मैं कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। इफ अ बुलेट ऑफ मास m इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास कैपिटल M विद वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू द गन, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो ये एक स्टेटमेंट लगा दिया मैंने, विद रेस्पेक्ट टू द गन। इसका मीनिंग समझाना है पहले, ठीक है। तो क्या होता है, मान लो मैंने तुमको एक बॉल दी और बोला इसको थ्रो करो सामने की तरफ। तुमने बॉल को फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तुमने बॉल को फेंका 20 मीटर पर सेकंड से। नेक्स्ट टाइम मैंने तुमको एक ग्राउंड पे खड़ा किया जो एकदम स्मूथ है, और बोला अब बॉल को आगे फेंको। तो तुम जैसे ही बॉल को आगे फेंकने की कोशिश करोगे तुम खुद पीछे स्लिप हो जाओगे। क्यों स्लिप हो जाओगे? क्योंकि आगे फेंकने के लिए तुमने पैर जमीन पे गड़ाने कि नहीं, जमीन का सपोर्ट लेना है, फ्रिक्शन की स्ट्रेंथ चाहिए तुमको। तुम पैर को जमीन पे गड़ाते हो जोर से थ्रो करने के लिए, और जैसे ही तुम थ्रो करते हो अगर जमीन तुमको फ्रिक्शन ही ना प्रोवाइड करे तो तुम खुद पीछे की तरफ चले जाओगे। थ्रो करते ही खुद पीछे की तरफ चले जाओगे। तो जब खुद पीछे की तरफ गए तो क्या तुम्हारा थ्रो इस बार उतना इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा? तो सोचो कि तुम्हें एकदम स्टेबल ग्राउंड पे खड़े होके बॉल आगे थ्रो करने को बोले और एकदम स्लिपरी ग्राउंड पे खड़े होके बोले कि थ्रो करो। तुम्हारे पैर के नीचे केले के छिलके बांध दिए, बोले थ्रो करो बॉल को, तो तुम बहुत अच्छे से थ्रो नहीं कर पाओगे। दोनों केस में अलग अलग वेलोसिटी आएगी बॉल की। ऐसे ही यहां पर सोचो कि पहले केस में बोला है कि बुलेट का मास m है और गन का मास कैपिटल M है, ठीक है। बुलेट का मास स्मॉल m है, गन का मास कैपिटल M है, और पहले रेस्ट पे था और फिर फायर हो गया। जब फायर हो गया तो बुलेट जाएगा आगे और गन थोड़ा सा पीछे की तरफ रिकॉइल होगी, ठीक है। तो बुलेट आगे जा रहा है विद स्पीड v स्मॉल m, और गन पीछे आएगी, वो वाली स्पीड मुझे निकालनी है तो मैंने उसको मान लिया v डैश। ओके, वेलोसिटी ऑफ गन जो कैलकुलेट करनी है उसको मान लिया v डैश। तो अब क्या इक्वेशन लिखूंगा? इनिशियल मोमेंटम, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। हमें पता है बुलेट जब फायर होता है तो एक्सटर्नल फोर्स हम कुछ नहीं लगा रहे होते गन पे, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम इज 0, फाइनल इज mv। कई बार जब सिर्फ x डायरेक्शन की बात हो रही होती है तो आई कैप जे कैप नहीं लिखते हैं, बोलते सर पॉजिटिव मतलब आगे और नेगेटिव मतलब पीछे, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। प्लस
कैपिटल M इंटू माइनस वी डैश। यहाँ माइनस पुट करेंगे, आगे वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव लिखा है तो पीछे वाली को नेगेटिव लिखेंगे। तुम आई कैप भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में नहीं लगाते हैं, तो तुम पहली बार देखो कंफ्यूज हो, उससे अच्छा यहीं पर बता दूं। तो एम वी इज इक्वल्स टू आ गया कैपिटल M इंटू वी डैश, और वी डैश की वैल्यू बच्चों आ गई एम वी बाई कैपिटल M। बोलते ये तो बहुत ईजी था सर। ये इजी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये टफ है, मैं ये कह रहा हूं कि अंडर प्रेशर जल्दबाजी में गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है? सेकंड पार्ट पढ़ो। वो सब कुछ रेस्ट पे था, लेकिन सेकंड पार्ट में जब हमने बुलेट को फायर किया तो हमें उसकी रियल वेलोसिटी नहीं गिवन है। हमें कौन सी वेलोसिटी गिवन है? विद वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू द गन। तो v जो है वो बुलेट की वेलोसिटी नहीं है। बुलेट की वेलोसिटी इज नॉट v, ये चीज समझना। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी है बुलेट की वेलोसिटी इज, ये वेलोसिटी गिवन है बुलेट विद रेस्पेक्ट टू गन। तो बुलेट विद रेस्पेक्ट टू गन। तो सर अब क्या करें? इसकी वैल्यू v गिवन है, तो बच्चों याद करो वेक्टर्स में, रिलेटिव मोशन में, या कहीं ना कहीं आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b का क्या फॉर्मूला होता है। याद करो, आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b होता है वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। पढ़ा है कुछ ऐसा? तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, इसकी वैल्यू गिवन है वी आई कैप। तो फिर बुलेट की वेलोसिटी कितनी हुई? तो बुलेट की वेलोसिटी हुई वी आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ गन इन वेक्टर फॉर्म। और बच्चों आफ्टर रिकॉइल हम गन की वेलोसिटी कितनी मान रहे हैं? वी डैश पीछे की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगी वी आई कैप प्लस माइनस वी डैश आई कैप, और बुलेट की एक्चुअल वेलोसिटी होगी v माइनस वी डैश आई कैप। बड़ा परेशान हो जाते हैं लोग, कहते हैं सर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी में ऐड होना चाहिए। अरे भैया रिलेटिव वेलोसिटी तो गिवन थी, ऐड होने के बाद v थी, तो ऐड होने से पहले एक्चुअल वेलोसिटी जो आएगी वो कम आएगी। अगर बुलेट जा रहा है आगे 20 मीटर पर सेकंड से और गन पीछे जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन आएगी 22 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इस चीज को हो सकता है डायरेक्टली तुम नहीं सोच पाओ, पर फॉर्मूले से समझो, और फॉर्मूले से भी ना समझ में आए तो एक और तरीके से बताऊंगा। अभी पहले ये देख लो कि वेलोसिटी ऑफ ए क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए ऑन बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। इसका दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास ये है कि अगर आप ट्रेन के अंदर 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो और ट्रेन आगे चली जाती है 10 मीटर पर सेकंड, तो तुम्हारी नेट वेलोसिटी कितनी होगी? तुम बोलोगे सर माई वेलोसिटी इन ट्रेन प्लस ट्रेन की वेलोसिटी विल बी माई नेट वेलोसिटी। तो वही चीज लिखी हुई है, योर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू योर वेलोसिटी इन ट्रेन प्लस ट्रेन की वेलोसिटी। समझ में आया? तुम्हारी वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में कितनी है प्लस ट्रेन की वेलोसिटी करेंगे तब तुम्हारी रियल वेलोसिटी मिलेगी। तो बुलेट की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी? बुलेट की एक्चुअल वेलोसिटी होगी, अगर इसको मैं यहीं पर वैल्यू पुट नहीं करता, अगर वैल्यू पुट नहीं करता बच्चों, तो हो सकता है फॉर्मूला जो लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, किसकी वैल्यू आई थी? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू गन। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी हुई? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन।
वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू गन क्वेश्चन में गिवन है वी आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ गन हमने अज्यूम करी है माइनस वी डैश आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी लेनी है, v माइनस वी डैश आई कैप। तो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या फर्क है कि इसमें जब बुलेट फायर कर रहे हैं तो उस टाइम पर बुलेट की वेलोसिटी v गिवन नहीं है, कितनी है, v माइनस वी डैश, और गन की वेलोसिटी तो हम अज्यूम कर ही रहे हैं v डैश। इस बार बुलेट की वेलोसिटी, इस क्वेश्चन में बुलेट की वेलोसिटी v नहीं है, बुलेट की रिलेटिव वेलोसिटी v थी, तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी आई है v माइनस वी डैश। और बस इसके बाद हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम सब कुछ रेस्ट पे था, फाइनल मोमेंटम ये स्मॉल m, ये कैपिटल M, वही पुरानी कहानी, स्मॉल m इंटू वी माइनस वी डैश प्लस कैपिटल M इंटू माइनस वी डैश। ओके, हो गई इक्वेशन, सेम इक्वेशन हो गई। मैंने बस ये समझाया कि जब बुलेट की वेलोसिटी v गिवन हो तब क्या करना है, और जब बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन गिवन हो तब क्या करना है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एम वी माइनस एम वी डैश प्लस कैपिटल एम वी डैश इक्वल्स टू 0, और वी डैश ये भी नेगेटिव है, v डैश इंटू एम प्लस कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू वी। बच्चों इस केस में आंसर एम वी अपॉन m प्लस m आएगा। ये इतना कंफ्यूज करता है बच्चों को, वो पहला ही ऑप्शन दिया होता है और वो सबने पढ़ रखा है तो वो जल्दी से उसको मार्क कर देते हैं। कंफ्यूज करने के लिए एक m बाई एम दे देंगे, एक कैपिटल M बाई स्मॉल m इंटू वी दे देंगे, बच्चे सोचते हैं इनमें से एक होगा और मार्क कर देते हैं। तो ऐसी गलती तुम मत करना, इसको समझना, इसको ठीक से नोट डाउन करना। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, ठीक है। तो एक्चुअल में नीट में तो नहीं आया है अभी तक ऐसा कुछ, ठीक है, मुझे लगता भी नहीं आएगा, लेकिन जेई के लिए ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसमें क्या लिखा है कि एक कैनन है, कैनन मतलब तोप, जो पुराने टाइप की तोप नहीं होती थी, मतलब वो ऐसी होती थी, अब नई वाली तो बहुत अच्छी आ गई। तो इस तरह से एक कैनन है ओल्ड टाइम वाली, और उसका एंगल थीटा जो है 37 डिग्री पर लगा हुआ है। कोई भी एंगल हो सकता था, हम वेरिएबल के टर्म में सॉल्व करके निकालेंगे। 37 डिग्री पर लगा हुआ है ये, और अब लिखा है द कैनन इज अलाइंड एट 37 डिग्री इफ इट फायर्स अ कैनन बॉल एट स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। तो v स्पीड मान के हम अननोन के टर्म्स में सॉल्व करेंगे। v स्पीड से इसने बॉल को क्या कहते हैं लॉन्च किया विद रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ। तो ये जो वेलोसिटी दी है ये बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू कैनन, कैनन के अपने रेस्पेक्ट में, ठीक है। इतनी वेलोसिटी, कैनन अपने रेस्पेक्ट में इतनी वेलोसिटी से बॉल को फेंक रहा है, लेकिन कैनन खुद रिकॉइल भी हो जाएगा पीछे की तरफ। तो जो फाइनल वेलोसिटी आएगी बॉल की वो ये नहीं आएगी। और पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एंड इट्स एंगल, वेलोसिटी की वैल्यू और उसका एंगल एट विच द बॉल लीव्स द कैनन। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो बॉल है, कैनन बॉल जब बाहर निकलेगी तो ये ऐसी नहीं जाएगी, या तो ये स्लाइटली नीचे की तरफ जाएगी या ये स्लाइटली ऊपर की तरफ जाएगी। तो कई लोग तो मानने को ही तैयार नहीं होते, सर क्या बात कर रहे हो, 37 डिग्री पे कैनन सेट है, आप बोल रहे हो या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और ये हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। तुम बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है किधर जाएगी बॉल, थोड़ा सा ऊपर की तरफ या थोड़ा सा नीचे की तरफ। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाद में कैसा पाथ होगा, बाद में तो ग्रेविटी नीचे ही लेके आएगी, मैं कह रहा हूं इमीडिएटली जब ये यहां से बाहर निकल रहा होगा, जब बॉल यहां पर पहुंचेगा, मैं उसी पॉइंट के लिए बोल रहा हूं कि उस पॉइंट पर बॉल की वेलोसिटी सीधी नहीं होगी। सीधा वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो गलत ही है, ठीक है। सीधा तो होगा ही नहीं, इस तरफ तो होगा ही नहीं,
या तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा या थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, और मैं तुमको बोल रहा हूं कि गैस करो कि किस तरफ जाएगी बॉल, सीधे जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो अगर तुम ये नहीं सोच पा रहे हो तो इसका एक एग्जाम्पल दूं। इसका एग्जाम्पल है कि किसी भी वीडियो गेम में एक गन को दीवार की तरफ पॉइंट करो और शूट करो, और तुम पाओगे कि वो एक डॉट नहीं बन रहा है, वो एक लाइन बनेगी जहां पर तुमने शूटिंग शुरू करी थी उससे ऊपर की तरफ, यानी फायर करते टाइम कैसे ऊपर की तरफ गन जाती जाएगी, हर अगले रिकॉइल में गन ऊपर की तरफ जाती जाएगी। तो द थिंग इज कि ये जो कैनन बॉल निकल रही है ये सामने की तरफ नहीं जाएगी, थोड़ा सा इसका एंगल इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आती लोगों को कि सर क्यों हो गया एंगल इंक्रीज, 37 डिग्री पर कैनन है तो 37 डिग्री पर बॉल जाना चाहिए। वो इसलिए हो गया कि जब कैनन बॉल बाहर निकलने वाली थी तो उसके पास दो वेलोसिटीज होंगी। कौन कौन सी डायरेक्शन में? कुछ आगे की तरफ Vx और कुछ ऊपर की तरफ Vy। होंगी कि नहीं होंगी? जब कैनन बॉल बाहर निकलेगा प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा होने वाला है, कुछ वेलोसिटी आगे की तरफ कुछ पीछे की तरफ। विद रेस्पेक्ट टू कैनन ये दोनों वेलोसिटीज का रिजल्ट किधर आना चाहिए? 37 डिग्री पर। विद रेस्पेक्ट टू कैनन, कैनन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड है और एंगल भी सही होगा 37 डिग्री। लेकिन कैनन खुद तो पीछे जा रहा होगा ना उस टाइम पर, जितनी देर में ये इतना ट्रैवल करके बाहर पहुंचेगा कैनन को भी तो रिकॉइल मिल चुका होगा, तो कैनन किधर जा रहा होगा? V' से पीछे की तरफ जा रहा होगा। तो जब बॉल बाहर निकलेगी उस पॉइंट पर, जब बॉल बाहर निकलेगी उस पॉइंट पर ऊपर की तरफ वेलोसिटी तो अनचेंज रहेगी, पर आगे वाली वेलोसिटी कुछ रिड्यूस हो जाएगी, Vx माइनस V' हो जाएगी, क्योंकि कैनन खुद पीछे जा रहा है। अरे मैं तुमको बोलूं बॉल फेंकना है आगे की तरफ, पीछे की तरफ दौड़ते हुए थ्रो करो, तो भाई पीछे की तरफ के मोशन का उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ना। अगर एक बॉलर को बॉल फेंकनी है तेजी से तो वो सेम डायरेक्शन में रन करता है और सेम डायरेक्शन में थ्रो करता है। वो बॉल को थ्रो करता है अपने रेस्पेक्ट में और बॉल में उसकी वेलोसिटी ऐड हो जाती है और बॉल की नेट वेलोसिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। समझ में आई बात? लेकिन यहां पर जब कैनन फायर करेगा तो ड्यू टू रिकॉइल कैनन को खुद पीछे की तरफ थोड़ी सी वेलोसिटी मिल जाएगी। तो कैनन जब बॉल को फायर कर रहा है तो टेक्निकली वो पीछे चलते हुए फायर कर रहा है। पीछे चलते हुए फायर करेगा तो बॉल की आगे वाली वेलोसिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। बच्चों मैथ से तो बता ही दूंगा, ऐसे ही समझ में आ जाए तो बात, मैथ से तो क्लियर कर ही दूंगा। मैथ्स तो बहुत आसान है। वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू कैनन प्लस वेलोसिटी ऑफ कैनन। इस बार मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि मैं होप करता हूं कि इवेंचुअली तुम भी डायरेक्टली लिखना सीखोगे। पहले मुझे लिखना चाहिए था वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू कैनन इज वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ कैनन, पर मैंने वेलोसिटी ऑफ कैनन को ऑलरेडी इधर ले आया और डायरेक्टली पॉजिटिव। क्या ये इक्वेशन समझ में आ रही है? पक्का शॉर्ट में बताऊं कि ये कहां से आया? ये आया वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है ना, मुझे पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कैनन होता है वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ कैनन। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा, जाके ऐड हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कैनन प्लस वेलोसिटी ऑफ कैनन। समझ में आया? ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू कैनन। कैनन के रेस्पेक्ट में Vx और Vy क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि नेट वैल्यू गिवन है V, ठीक है। कैनन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है? नेट है V और एंगल भी थीटा गिवन है। तो Vx होगा V cos थीटा, बच्चों भी वैल्यूज पुट नहीं कर रहा हूं, और Vy होगा V sin थीटा। Vx और Vy पता है, तो निकलते टाइम वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू कैनन होगी V cos थीटा I कैप प्लस V sin थीटा J कैप।
पर साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ कैनन, और वो कितना मान रहे हैं हम, माइनस वी डैश आई कैप। तो क्या होगा, ये आंसर आएगा v cos थीटा माइनस वी डैश आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप। यही बच्चों में डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा था। vx माइनस वी डैश एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी और y डायरेक्शन की वेलोसिटी तो अनचेंज रहेगी। यही मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा था। अब मैंने मैथ से बता दिया। कुछ लोग डायरेक्टली लिखना सीखेंगे, कुछ मैथ से सीखेंगे। ठीक है, सेलेक्ट वो होगा जो मेहनत ज़्यादा करेगा। ठीक है, जो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा सेलेक्ट वही होगा। ठीक है, चाहे सारी वीडियो सारे टॉपिक्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेगा जीतेगा भाई। ठीक है, तो v cos थीटा माइनस वी डैश प्लस v sin थीटा जी कैप। तो ये तो मिल गई वेलोसिटी ऑफ बॉल। अभी तो बॉल की वेलोसिटी मिली है। वेलोसिटी ऑफ कैनन कितनी है वो हमने अज्यूम करी है, कितनी, माइनस वी डैश आई कैप। अभी क्या करना है, अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख के लगाते हैं कि हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की थ्योरम लगा रहे हैं। आदत डाल लो ये लिखने की। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। एक और चीज बच्चों, इस केस में नेट फोर्स इस सिस्टम पर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही जीरो है। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही नेट फोर्स जीरो है। बोलते सर ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये फायर करता है ना तो ये जोर से जमीन पे टकराती है, मतलब ऑलरेडी जमीन पे है पर जोर से जमीन पे प्रेस मारती है। ओके, और जमीन उसके बदले तेजी से एक नॉर्मल रिएक्शन वापस देती है। क्योंकि जब कैनन इधर जा रहा है तो रिकॉइल जो है वो इस तरफ आना चाहिए था, पर इस तरफ तो जमीन है, जमीन के अंदर तो नहीं घुस जाएगा कैनन। ठीक है, वो तो अजीब ही हो जाएगा। तो जमीन से एक जोर से नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ओनली इन एक्स डायरेक्शन, बिकॉज इन वाई डायरेक्शन अ ह्यूज मतलब बहुत ही बड़ा नॉर्मल रिएक्शन force will be imparted from the ground। हम उस इम्पल्स को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, पर अभी उसकी बात नहीं करेंगे। पहले हम इसकी बात कर लें कि x डायरेक्शन में मोमेंटम इनिशियल और फाइनल सेम होगा। इनिशियली भी जीरो था तो फाइनली इसको कैनन बॉल का मास ले रहे हैं हम स्मॉल m की x डायरेक्शन की वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा माइनस v डैश प्लस कैनन का मास है कैपिटल M और कैपिटल M की वेलोसिटी कितनी है, माइनस v डैश। आई कैप मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सिर्फ एक्स डायरेक्शन की ही वैल्यूज लिख रहा हूं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई कैप जे कैप में सब आई कैप वाली वैल्यूज है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा v डैश इज इक्वल्स टू एम वी कॉस थीटा अपॉन m प्लस m। एट दिस पॉइंट हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग योर आंसर। सबसे पहले अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो स्मॉल m है 5, वेलोसिटी थी 100, cos 37 होता है 4/5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 45, तो 52 4 8 मीटर पर सेकेंड। बच्चों कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन में टेरिबल हूँ मैं, हाँ बहुत बुरा हूँ कैलकुलेशन में। ठीक है, तो 8 मीटर पर सेकेंड चेक कर लेना। दूसरी चीज़ और क्या कैनन की रिकॉयल में निकल गई। इस बार कैनन की रिकॉयल बाई चांस पूछी नहीं थी। ठीक है, पर किसी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है तो वो निकालना आना चाहिए। फिर बॉल की वेलोसिटी निकालनी है, तो बॉल की वेलोसिटी कैसे निकालूं, हाँ बॉल की वेलोसिटी इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ बॉल है v cos थीटा, v है 100, cos थीटा है अभी अभी लिखा था 4/5 cos 37 माइनस 8 प्लस v sin थीटा, तो 100 इंटू 3/5। ओके,
20, 20 इंटू 4 80 माइनस 8, तो ये हो गया 72 आई कैप प्लस 60 जे कैप। बच्चों अगर कोई पूछे कि tan थीटा की वैल्यू निकालो, तो tan थीटा की वैल्यू हमेशा, थीटा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जो नई वेलोसिटी है, जो कैनन की एक्चुअल वेलोसिटी है, जो बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी है, सॉरी, जो बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी है, उसका एंगल फाई बताइए। तो फाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? रेड से लिख दूं, 10 फाई इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यानी 60 अपॉन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यानी 72। ये कहां से आया? यहां से बच्चों। tan फाई किसके बराबर होगा? वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। वो सब कैलकुलेट हो चुका है, तो इस एंगल पर जाएगा। इसको काट सकते हैं हम 6 से 12 से काट सकते हैं। 12 5 is 60, 12 6 is 10 फाई इज इक्वल्स टू 5/6 एंगल पर जाएगा। 37 का tan होता है 3/4, ये उससे बड़ा एंगल आया है, ठीक है। tan थीटा 3/4 से बड़ा है 5/6, तो ये पहले से ज़्यादा एंगल पे जाएगा, क्योंकि x कंपोनेंट छोटा कर दिया वेक्टर का, y उतना ही लंबा है, तो नेट वेक्टर y डायरेक्शन में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला केस कवर कर लिया। रिकॉइल वाले क्वेश्चन अब तुमसे सारे के सारे हो जाएंगे, मतलब सब इससे ईजी ही आने, ठीक है, इससे कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं आना। और चीज़ें क्या पूछ सकते थे कि जब फायर हुआ उस टाइम पर ज़मीन से कितना इम्पल्स लगा, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इम्पल्स इन वाई डायरेक्शन इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन वाई डायरेक्शन। सिस्टम का मोमेंटम अभी हमने x में कंजर्व किया था, x में 0 है, y में 0 नहीं आएगा। ये कैनन ऊपर नहीं गई, लेकिन ये बॉल तो ऊपर गई ना, तो जो इम्पल्स लगा उसने सिस्टम का मोमेंटम वाई डायरेक्शन में चेंज किया। तो वाई डायरेक्शन का इम्पल्स अगर कोई ग्राउंड से पूछ ले, तो मास ऑफ द बॉल इनटू जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आई, उतना इम्पल्स लगा। यही बात समझ में? और तो मुझे नहीं लगता इस पर कुछ पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम पहली वीडियो खत्म करते हैं। रिकॉइल के केसेस आपके कंप्लीट हो गए। ओके।